नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर हरियाणा से है, जहां 5 अक्टूबर को 2024 को 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें शाम 3 बजे तक 49.13% वोटिंग दर्ज की गई। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और मतदान प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ा। सुबह 9 बजे तक 9%, 11 बजे तक 22.7% और दोपहर 1 बजे तक 36.69%। पंचकुला 25.8%, गुरुग्राम 27.7% और सोनीपत 33% जैसे जिलों में कम मतदान दर्ज किया गया, जबकि पलवल 27.94%, जिंद 27.20% और मेवात 25.65% में शुरुआत में अधिक मतदान हुए। हिसार के नरनौत क्षेत्र में फर्जी मतदान के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं कुरुक्षेत्र के बीच सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे, जिसे उन्होंने शुभ बताया। जिंदल ने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाएगी। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां अमरावती में शुक्रवार रात एक भीड़ में पुलिस अधिकारी पर पत्थर फेंके, जब वे हिंदू साधु यति नरसिम्हानंद महाराज के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ जो साधु के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी, ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के पास 21 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया और 10 पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया। पहले जब उन्हें बताया गया कि साधु के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तो भीड़ वापस चली गई। हालांकि जब साधु की टिप्पणियों का एक वीडियो वायरल हुआ तो तनाव फिर से बढ़ गया, जिससे हिंसा हुई। पुलिस ने आगे की जमावड़े को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया। 1200 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें धार्मिक आक्रोश और राष्ट्रीय एकता को संबंधित आरोप शामिल हैं। इनमें से 26 लोग की पहचान की गई है, जांच जारी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां अबू जहमद वन क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कम से कम 21 संदिग्ध माओवादी विद्रोह मारे गए। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ शुक्रवार को हुई, जब खुफिया जानकारी के आधार पर एनकाउंटर इमरजेंसी बलों ने लगभग 50 संदिग्ध विद्रोहियों को चारों ओर से घेर लिया। यह ऑपरेशन गुरुवार को हुआ और इसके बाद 9 घंटे तक गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके में खोज अभियान चलाकर कई हथियारों और स्वचालित राइफल बरामद की है, जबकि सरकारी बलों में किसी भी प्रकार की चोट या हताहत होने की सूचना नहीं है। भारतीय बलों और माओवादी के बीच संघर्ष 1967 से चल रहा है, जिससे विद्रोह भूमि, नौकरी और संसाधनों से धन का अधिकार हिस्सा मांग रहे हैं। भारत ने विद्रोह का मुकाबला करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। अगली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा कांग्रेस की एक महिला नेता के साथ मंच पर कथित रूप से छेड़छाड़ की गई है। जो वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इस घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसी का सम्मान नहीं करती। सैनी ने कहा कि अगर सरकार के सामने कोई आवेदन आता है तो वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। शैलजा ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में जानने के बाद उस युवा महिला से बात की, जिसने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उसका लगातार उत्पीड़न और अपमान किया गया। शैलजा ने कहा, अगर आज किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो ये सबसे बुरा और निंदनीय है, कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पर हमला किया और बताते हुए कि कांग्रेस की बैठक में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां दक्षिण 24 परगना जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, जब वह कोचिंग क्लास के लिए घर से निकली थी। शनिवार तड़के उसका शव एक खेत में मिला, जिसमें कई चोटों के निशान थे। पुलिस ने 19 वर्षीय युवा मुस्ताकिन सरदार को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने इसे दुष्कर्म और हत्या का मामला बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें गुस्साए लोगों ने एक पुलिस कैंप को तोड़फोड़ करके आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये पुष्टि हो सके कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वसीम में कृषि और पशुपालन से जुड़े 23,300 करोड़ रुपए के पहले की शुरुआत की। वह नांदेड़ हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वसीम गए। वसीम में उन्होंने पहाड़ा देवी और जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और संत सेवालाल महाराज और संत राम महाराज की श्रद्धांजलि दी। मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि
का वितरण किया, जिसमें लगभग 9.4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। उन्होंने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी शुरू की और 7,500 से अधिक कृषि अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 9,200 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत की और मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और 6 चुने हुए वीर्य प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत 19 मेगावाट क्षमता वाले 5 और पार्कों का उद्घाटन किया। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार पर तीखे हमले करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज में गिरी हुई प्रतिमा सत्ताधारी पार्टी को दोषपूर्ण सिद्धांत का प्रतीक है। ये प्रतिमा, जिसे पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 में अनावरण किया था, अगस्त में गिरी। गांधी ने जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जिसका विरोध शिवाजी ने किया था और सरकार की आलोचना की कि उसने आदिवासी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल नहीं होने दिया। प्रतिमा के गिरने के बाद पीएम मोदी ने माफी मांगी। शिवाजी को देवता मानते हुए इस मामले में अधिकारियों ने प्रतिमा के शिल्पकार और एक सलाहकार को गिरफ्तार किया और इसकी जांच जारी। अगली खबर, इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिण उपनगरों के नए इवैक्यूएशन आदेश जारी किए हैं, जिसके साथ ही हवाई अड्डे के पास जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी है। लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें रिपोर्ट आई है कि इजरायली सैनिकों ने अदेसे गांव के पास मुठभेड़ की। इजरायली हवाई हमले के कारण लेबनान के 3 अस्पतालों को काम विलंबित करना पड़ा, जिसके बाद लेबनानी प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल पर दबाव डालने का आह्वान किया ताकि बचाव दलों को बमबारी वाले स्थलों तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ये संघर्ष जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद बढ़ा, अब लेबनान को भी शामिल कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ईरानी सर्वोच्चतम नेता अयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि उसके सहयोगी पीछे नहीं हटेंगे और उन्होंने इजरायल पर हमला करने के लिए अपने देश की मिसाइल हमलों को समर्थन किया है। इजरायली रक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने 2000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर 2500 हिजबुल्लाह ऑपरेटिव को निशाना बनाया है। स्थिति में तनाव बढ़ने के साथ ईरान में तेल और परमाणु बुनियादी ढांचे को लक्षित करने का डर है, जिसमें तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के तेल सुविधाओं पर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। अगली खबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई में अपनी T20 विश्व कप के उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रन की हार का सामना किया, जिससे उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं संकट में पड़ गई हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 160 रन बनाए, जिसमें सैफ डिवाइन ने 57 रन बनाए। भारत ने 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गए, जिसमें रोजमेरी मायर ने 4 विकेट लिया। अब भारत को अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बाकी 3 मैचों में जीत दर्ज करानी होगी, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले शामिल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।